बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी एज़ यूजुअल, आपको अच्छी सी चाय मिल गई होगी, आपका मूड फ्रेश हो गया होगा। समटाइम्स मॉर्निंग्स आर वेरी स्लो। मुझे लगता है आपकी जो एनर्जी होती है, कहीं भी आप जा रहे होते हैं, इवन आप घर में समटाइम्स आप बड़े डाउन फील कर रहे होते हैं और बाहर निकल के आपको फ्रेश लग रहा होता है। समटाइम्स आप घर में बहुत फ्रेश होते हैं और फिर जब आप ऑफिस या वैसे कहीं भी जा रहे होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि कुछ एनर्जी नहीं आ रही है। और उसके लिए मेरे लिए एक ही टोटका है, वो चाय या कॉफ़ी होता है। तो आई होप कि बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ काम करती है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है जी, और गर्मी में आपको पता है कि सबसे बढ़ के हम पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तानी हमें क्या टेंशन होती है, हमारा बिल बहुत ज़्यादा आएगा या ओवर चार्जिंग हो जाएगी और रीडिंग सही नहीं आ रही होती है। तो आज हमने इसी पे बात करनी है जी। बिजली सार्फिन के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो तवानाई का शोबा है उसमें एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है जिसे अपना मीटर अपनी रीडिंग का नाम दिया गया है। और बेसिकली इस प्रोग्राम का पर्पस भी यही है कि जो बिलिंग तनाज़ात होते हैं उसमें कमी हो, जो एक ट्रांसपेरेंसी है उसमें इजाफा हो, और इसके साथ साथ इस बिजली के सार्फिन की जो शिकायत होती हैं जिसमें ओवर चार्जिंग है, गलत रीडिंग है, जिसका मैं पहले भी जिक्र करी थी, उसके खदशात जो हैं वो दूर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स भी तश्कील दी गई है। जो बिजली की बंदिश हो, और अक्सर हम सुनते हैं कि फीडर स्ट्रिप हो गए और इस तरह के मामलात हो रहे हैं, फौरी बहाली को यकीनी बनाएगी ये फोर्स जो है, और मुख्तलिफ इलाकों में जो एक कंसिस्टेंट बिजली की फराहमी है उसको मेक श्योर करेगी। और सख्त हिदायत भी इस हवाले से जारी की गई हैं। हम थोड़ी सी इस प्रोग्राम के हवाले से अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से डिटेल ले लेते हैं। फिर हमारे साथ डॉक्टर बिशारत हसन मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। फिर हम डॉक्टर साहब से भी इस हवाले से बात करेंगे कि ये कितना फिजिबल है ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया जा रहा है और उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। लेकिन पहले हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैदर मुनीर मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें थोड़ा सा तफसीलात से आगाह कीजिएगा इस प्रोग्राम के हवाले से, ये जो अपना मीटर अपनी रीडिंग जिससे नाम दिया गया है। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं इस प्रोग्राम के हवाले से अगर आपको बताता चलूँ तो हर साल जो है इस तरह का प्रोग्राम कोई ना कोई मुतारफ़ करवाया जाता है। जिस तरह के पिछले साल जो है वो प्रो डाटा सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाया गया था, जो कि यहाँ पर वो ठीक तरह से नहीं चल सका। इस साल जो है वो ये जो बिल के तनाज़ात हैं, गलत रीडिंग, और इस हवाले से एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जनब से एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, जो कि जल्द ही इसका जो इफ्तिताह भी कर दिया जाएगा। इसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान की जितनी भी तकसीम कार कंपनी है उस पर ये लागू होगा, जहाँ पर जो सार्फिन है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए जो है वो अपनी रीडिंग जो है वो खुद निकाल के और वहीं से वाले से जो पहले कुछ तहफ़्फ़ुज़ात आते थे कि जो मीटर रीडर है उसके वो गलत रीडिंग करता था, या कुछ भी तनाज़ात आते थे उसमें दूरी होने के काफ़ी इम्कानात हैं। लेकिन ये जब एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी तभी पता चलेगा कि उसमें मसाइल क्या रहे हैं। ज़ाहिर जो अभी बताया जा रहा है उसके मुताबिक यही है कि जो तनाज़ात थे, जो कि किसी का गलत रीडिंग की वजह से जो मसाइल दरपेश आते हैं, तो उस हवाले से जो है इसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। रवा साल पिछले साल जो है वो एक प्रो डाटा सिस्टम जो लॉन्च किया गया था, जो कि बुरी तरह जो है फ्लॉप हुआ, जिसके तहत जो है वो करोड़ों नहीं अरबों रुपये जो है वो बटोरे गए, और पावर डिवीजन की जानब से जिसने ये सिस्टम मुतारफ़ करवाया था उसको भी बाद में नाअहल करार देते हुए मुअत्तल कर दिया था। प्रो डाटा सिस्टम इस तरह का सिस्टम था कि अगर आपके 190 यूनिट थे तो वो ऑटोमेटिक जो है वो 2 दिन के यूनिट्स ऐड करके उसमें जो आपका बिल 3000 4000 होता था वो 200 यूनिट्स के अबव करके उसमें जो है वो जो एक सार्फ का जो यूनिट्स थे और उसका जो बिल था वो 3000 से बढ़ के 8, 10, 15 हज़ार तक चला जाता था। अब जो है वो उसको ख़त्म कर दिया गया और अब ये एक नया सिस्टम लेकर आए हैं, और जल्द ही जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो इसका जो इफ्तिताह करेंगे, और इसका जो इतलाक़ है वो तमाम तर तकसीम कार कंपनियों की जानब से होगा। हाल ही में जो है वो जो नए तैनात होने वाले लेस्को चीफ रमज़ान भट्ट हैं, उन्होंने बीट रिपोर्टर से भी मुलाकात करते हुए यही बताया था कि ये हम नई एप्लीकेशन जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से जल्द मुतारफ़ करवाएंगे, जिससे जो तनाज़ात हैं और जो मसाइल आते थे गलत मीटर रीडिंग की वजह से वो काफ़ी दूर होने के इम्कानात हैं।
जी ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच हैदर, बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। हैदर मुनीर हमारे साथ मौजूद थे। अब डॉक्टर बशारत हसन चूँकि हमारे साथ मौजूद है सॉरी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। थोड़ा सा हमें इस प्रोग्राम के हवाले से और उसकी फिजिबिलिटी के हवाले से बताइएगा। ज़ाहिर है एक सिस्टम अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले जो ज़ाहिर है हम एक चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कोशिश की है आवाम को रिलीफ देने की, लेकिन डू यू थिंक कि ये रिलीफ मिल पाएगा और ये बहुत स्मूथली इस प्रोग्राम को रन किया जा सकेगा? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल किया जा सकेगा इस प्रोग्राम को रन। कोई इसमें ऐसी कोई ख़ास बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं इसका कि देखें, ये 2013 से शुरू हुआ जब पाकिस्तान में लोड शेडिंग ज़्यादा थी। कम से कम 5000 और ज़्यादा से ज़्यादा 8000 मेगावाट्स का जो है शॉर्टफॉल था बिजली का। तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम जो है तेज़ी के साथ पावर प्लांट्स नए लगाएंगे। लेकिन जो गलती की गई और जिस पे उस गवर्नमेंट को ना नेपरा की तरफ से रोका गया, ना PPIB की तरफ से रोका गया, ना प्लानिंग कमीशन के एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से रोका गया, किसी ने नहीं रोका इनको कि ये लोग जाना चाहते थे इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन पे, जिसमें कि इंपोर्टेड कोल है, इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल है और इंपोर्टेड LNG है। तो जब इन्होंने किसी डिपार्टमेंट ने इनको नहीं रोका, इनको सही एडवाइस नहीं दी, और NTDC भी इसमें शामिल है, तो ऐसे पावर प्लांट्स लग गए जो इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल बेस्ड थे। और फिर जब 2017 के बाद, जबकि नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, 2017 के बाद जो हुकूमत आई जिसमें शायद खाकान अब्बासी साहब थे वज़ीर आज़म और मिफ्ता इस्माइल साहब थे उनके साथ, मिफ्ता इस्माइल ने शुरू किया डीवैल्यू करना रुपए को, और काफ़ी हद तक डीवैल्यू किया। और उसके बाद जो है फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आई, उन्होंने बहुत ज़्यादा डीवैल्यू किया। और ये कोई एक IMF का एम्प्लॉई ले आए थे, उसको स्टेट बैंक का गवर्नर बनाया था, बहुत ज़्यादा डीवैल्यू किया गया, 190 तक ले गए रुपए को डॉलर के मुकाबले में। और फिर जो तीसरी गवर्नमेंट आई उसके बाद जो कोalition गवर्नमेंट थी, उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया, वो 330 तक ले गए रुपए को, इतनी बुरी तरह गिराया। उससे ये हुआ कि आपकी सारी जो इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स थे वो बहुत महंगे हो गए। ठीक है, अब वो बहुत महंगे हो गए, तो ये जो बिजली के बिल थे इनके ज़रिए ये एक बना लिया गया अवाम को लूटने का एक तरीके का। एक तो पहले ही वो बुरी तरह पिस रहे थे अवाम के, उनके जितने किराए थे मकानों के उससे ज़्यादा उनके बिजली के बिल आने शुरू हो गए। छोटे छोटे बेचारे 5-5 मरले में रहने वाले लोग, वो जो अगर पंखे भी लगाते थे तो उनके बिल हज़ारों में आने शुरू हो गए। 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये बिल आना शुरू हो गया। और जो 1-2 AC लगाते थे उनका बिल 1 लाख से ऊपर चला गया। तो जब ये सूरत हाल हुई तो उसमें क्या किया डिस्कोज ने, बजाय इसके कि आवाम को कोई रिलीफ किसी तरीके से देते, उन्होंने ये किया कि ओवर बिलिंग भी शुरू कर दी। ठीक है, ये जो 2 महीने होते हैं जुलाई और अगस्त, जिसमें कि मानसून रेंज भी होती हैं, मुल्क में इंतहाई हब्स वाला मौसम होता है, उस वक्त AC सबसे ज़्यादा चलते हैं। बिल्कुल और वैसे भी मई जून में भी चलते हैं, लेकिन ये है कि उस वक्त सबसे ज़्यादा चलते हैं। तो उन 2 महीनों में इन्होंने ओवर बिलिंग करके आवाम को बुरी तरह लूटना शुरू किया, जिसके ऊपर के शिकायत गई। नेपरा ने पूरी इंक्वायरी की उसकी कि ओवर बिलिंग जो हुई है, और हर तरफ से शिकायत आई, उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट नेपरा ने बनाई, लेकिन कोई उनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर किसी को के ख़िलाफ़ कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया गया। और वो लोग भी नहीं पकड़े गए जो कि ये शरारत कर रहे थे, शरारत नहीं लूट मार कर रहे थे, जिन्होंने लूट मार की गरीब आवाम से उनकी जो है खून पसीने की कमाई को लूटा। तो अब ये जो नया सिस्टम आ रहा है, ये मेरा ख्याल है कि इसी वजह से है कि ओवर बिलिंग को ख़त्म किया जाए। इसमें यह होगा कि सारिफ जो है वो अपनी मीटर रीडिंग खुद लेगा, अपने कैमरे से लेगा, मोबाइल कैमरे से लेगा, और उसकी तस्वीर लेगा, और तस्वीर लेकर एक ख़ास उसको डेट दी जाएगी उसकी रेलेवेंट डिस्को है उसकी तरफ से, जैसे लेस्को है लाहौर की, एक डेट दी जाएगी जब उसने वो अपलोड करना होगा, वो रीडिंग को अपलोड करना होगा, या तो ऐप के ज़रिए, ठीक है, या जो है इंटरनेट के ज़रिए, या हो सकता है कि उसको जो है अगर वो नहीं कर सकता तो कॉल सेंटर पे कॉल करके वो बताएगा, फिर उनको ईमेल वगैरह कर देगा, लेकिन उसको तस्वीर ज़रूर भेजनी होगी उस मीटर में जो रीडिंग है उसकी, और मीटर का नंबर उस पर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा आवाम के लिए जो है आंसू पूछने का एक मौका। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मेरा अगला सवाल, एक बड़ा मसला ये है कि हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर इवन जो बिजली चोरी वाला मामला है उस पर हुकूमत इकदाम करी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे मेरे ख्याल से प्रायोरिटी का हिस्सा होना चाहिए कि हम पहले इन सारी सहूलियात से पहले इस बात को मेक श्योर करें
कि जो बिजली चोरी वाला मामला है जिसमें पूरी फैक्ट्रीज और लोग इन्वॉल्व हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर बनता है, कहीं ना कहीं कार्रवाइयाँ होती हैं, क्या लॉन्ग टर्म एक्शन हो रहे हैं या नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इस बिजली चोरी को रोकने के लिए कहा जा रहा था जी कि प्रीपेड मीटर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे और वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे। हमें थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएं। देखिए, प्रीपेड मीटर्स जो थे वो बिल्कुल छोटे गरीब जो लोग हैं उनके घरों में लगने थे कि जिनके पास बिल देने का अगर ज़्यादा आ जाए तो पैसा नहीं होता। लेकिन असल जो चोरी की जाती है वो तो की जाती है जो स्टाफ है डिस्कोस का, उनके अगर वो ना चाहें तो कहीं पर 1 यूनिट की बिजली भी चोरी नहीं हो सकती। तो ये लोग शामिल होते हैं और ये जो है खुद बिजली चोरी करवाते हैं और उसमें से अपना हिस्सा लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको स्टाफ जो है उसको ईमानदार स्टाफ को लाना पड़ेगा, जो इसमें करप्ट लोग हैं, स्पेशली जिन्होंने ओवर बिलिंग में इस तरह लूटा है, उनको निकालना पड़ेगा इन डिस्कोस से। और एक बुरी तरह की एक वहाँ पर जो है इस तरह की कैंपेन चलानी पड़ेगी कि ईमानदार और काम करने वाले और अच्छे जो क्वालिफाइड लोग हैं, मीटर रीडर्स भी और उससे ऊपर भी जो SDOs हैं, जो एक्सियंस हैं, वो ऐसे लोग लगाए जाएँ जिनको थोड़ा सा आवाम को भी दर्द हो और इस बिजली चोरी को रोकने के लिए फिर इस तरह के काउंटर मेजर्स लिए जाएँ कि अकाउंटेबिलिटी जो है उसको इंश्योर किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि जो प्रीपेड मीटर्स का कॉन्सेप्ट था वो एक बहुत मिडिल क्लास लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया जाना था, लेकिन चूँकि मैंने कुछ जगहों पे आई नो कि कराची के अंदर भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर प्रीपेड बिजली का कॉन्सेप्ट मौजूद है और वहाँ पे लोग ख़रीदते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस या ह्यूमन एक जो एरर वाला फैक्टर है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। डोंट यू थिंक कि अगर इसको बड़े पैमाने पे भी किया जाए प्रीपेड मीटर्स को या बिजली को, तो काफ़ी हद तक हेल्प होगी, क्योंकि जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जी इंटरनली डिपार्टमेंट के अंदर, डिस्कोस के अंदर या लोग जो वहाँ पे मौजूद होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं इस सारे सिस्टम में, तो उस पर भी हमारे लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। देखें, चाहे आप प्रीपेड मीटर्स लगा दें या किसी भी किस्म के डिजिटल मीटर्स लगा दें, अगर अमला जो है डिस्कोस का शामिल नहीं है चोरी में तो चोरी नहीं हो सकती। अब तो वैसे भी आम डिजिटल मीटर्स जो लगे हुए हैं इनके जरिए भी चोरी बहुत मुश्किल है जब तक के कोई अमला मिला हुआ ना हो। तो प्रीपेड मीटर्स एक एडिशनल खर्चा था, मैं समझता हूँ कोई ख़ास इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप अगर उसमें इतनी सलाहियत है कि वो मीटर को रीड कर सकता है जो बंदा है, तो वो उसकी तस्वीर लेकर अपलोड करे। तो ये जो नई स्कीम है अपना मीटर अपनी रीडिंग वाली, तो इसमें मेरा ख्याल है कि कम से कम ओवर बिलिंग का एक जो मसला था वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। और जो AMI मीटर्स हैं जो शुरू हो चुके हैं लाहौर में लगे, देखें लाहौर की 6.7 मिलियन जो लाहौर रीजन की आबादी है उसको 2029 तक ये सब को AMI मीटर्स लगा के दे दिए जाएंगे। उसके बाद इसकी मॉनिटरिंग भी आसान होगी और इसमें जो है ना रिमोट मॉनिटरिंग भी हो सकती है इसकी, और जो है वो रीडिंग्स भी ली जा सकती हैं। तो डिजिटली तो सब कुछ किया जाएगा कि इसको चोरी को रोका जाए और आवाम को ओवर बिलिंग से निजात दी जाए, और आवाम जितनी इस्तेमाल करती है बिजली उतना ही उसको बिल आए। लेकिन यह है कि जो बड़े पैमाने पे असल चोरी होती है वो होती है फैक्ट्रीज़ के लिए और बाकी इस तरह के कमर्शल इदारों के लिए होती है, वो बग़ैर मिली भगत के अमले की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकती। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर बशारत हसन हमारे साथ मौजूद थे जी। जो हुकूमत एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है जिसे अपना मीटर अपनी रीडिंग का नाम दिया गया है, डॉक्टर साहब उस हवाले से बता रहे थे कि ये स्मूथली रन किया जा सकता है और जाहिर है कि अगर हुकूमत रिलीफ देने के हवाले से कोशिश करी है, बट इस बात को मेक श्योर किया जाना चाहिए कि जो बिजली चोरी वाला मामला है इसको ओवरकम करने की कोशिश की जाए। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम लाहौर के हवाले से बड़ी एक अच्छी खबर शेयर करने वाले हैं जी। तुर्किया में मुनक्किदा जो इक्तिसादी ताउन तंजीम का छठा वजारती इजलास है उसमें लाहौर को साल 2027 के लिए
एशिया टूरिज्म कैपिटल का एजाज़ दिया गया है, जो पाकिस्तान के लिए इनफैक्ट हम सब के लिए कहीं ना कहीं बड़ी काबिल फ़ख्र बात है। और इस अहम ऐलान के बाद जी लाहौर को खित्ते के जो सियाहती नक्शा है उस पर एक आलमी मरकज़ की सी हैसियत हासिल हो चुकी है। और ये कामयाबी अगर हम बात करें तो ना सिर्फ लाहौर का जो एक हम हेरिटेज कह लें, कल्चरल एस्पेक्ट कह लें, उसको इंटरनेशनली ना सिर्फ रिकग्नाइज़ किया गया है बल्कि ये एजाज़ दिया जाना बहुत बड़ी बात है, इट्सेल्फ अचीवमेंट है। और ऑलरेडी पंजाब या लाहौर की हम बात करें तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम भी कर रही है हमारे हेरिटेज को जो रीस्टोर करना है या प्रिजर्व कर रहा है उसके हवाले से। और क्या अब हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्योंकि ज़ाहिर ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसको हम सबको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, लेकिन क्या हम सब अपने जो तारीख़ी वर्सा है इसके साथ जो आलमी सियाहत है उसको प्रमोट करने के लिए रेडी हैं और हम मज़ीद इस पर क्या काम कर सकते हैं। आज हमने इसी हवाले से बात करनी है। हमारे साथ अमजद चौधरी साहब मौजूद हैं जो कि हेरिटेज एक्सपर्ट है, पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाए। और ये बहुत इट्सेल्फ बड़ी अच्छी और खुशी की खबर है कि हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। हमें थोड़ा सा इसके हवाले से बैकग्राउंड बताएं कि जो कैपिटल का नाम दिया जाना 2027 के लिए लाहौर को, इनकी जो एक ज़ाहिर क्राइटेरिया होता है, फिर सियाहती या हेरिटेज या कल्चरल एस्पेक्ट से बहुत सारी चीज़ें होंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि लाहौर क्योंकि बहुत बड़ा पाकिस्तान का दिल कहलाया जाता है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कल्चर हमारा डेवलप, इतना ज़्यादा हेरिटेज था जिसको हम हाईलाइट नहीं कर सके वर्ल्ड मैप के ऊपर। जिस तरह बाकी मुल्कों ने अपने हेरिटेज को रिवाइव किया है, उसको प्रिजर्व किया, हम इसको इस तरह से हाईलाइट नहीं कर सके। अब अगर पिछले किसी एक डिकेड से वाल सिटी अथॉरिटी या पंजाब गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था प्रिजर्व करने के लिए, तो वो एक अच्छा इकदाम उसको कंसीडर किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे टूरिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में आना शुरू हुए। टूरिज़्म जो भी है आपका एक पॉजिटिव फेस पाकिस्तान का शो करता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर हम अपनी चीज़ों को प्रिजर्व कर लेंगे, लाहौर में इतना ज़्यादा हेरिटेज है, शाही किला है, उसके मस्जिद वज़ीर खां है, बादशाह मस्जिद है, मीनार पाकिस्तान है, शालीमार गार्डन्स हैं, इसके अलावा नारकली वाली फूड स्ट्रीट है, तो ये ग्वाल मंडी वाली फूड स्ट्रीट है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक रिच कल्चर को प्रेजेंट करती हैं। कल्चर जो है वो एक कौम को प्रेजेंट करता है और कौम जो है वो हमारी इंटरनेशनल सतह पे हाईलाइट होती है, हमारी हॉस्पिटैलिटी हाईलाइट होती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, मगर देर आए दुरुस्त आए। अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है और 27 में जो है इसको कल्चरल डिस्ट्रिक्ट कहा गया, तो एक अच्छी चीज़ है, हमें इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उसके लिए मिल के काम करना चाहिए। अच्छा, ये जो काम के हवाले से बात की, जाहिर है हमने कल्चरल और दीगर एस्पेक्ट से जहाँ हम लाहौर की बात कर रहे हैं, इट्सेल्फ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमने अभी काम किया भी है और जैसे एज यू सेड कि हम काम कर भी रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक कि हमें और क्या ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे दुनिया भर के अंदर लोग मुख्तलिफ शहरों को, मुख्तलिफ जगहों को जो कह लें हाईलाइट करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ टूरिज़्म, और उस पर लोग अच्छा खासा रेवेन्यू बनाते हैं। हमारे पास तो इतनी हिस्टोरिकल साइट्स मौजूद हैं, इतना रिच है कल्चरली लाहौर या पाकिस्तान भी इट्सेल्फ देखा जाए। क्या व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक? सबसे पहले जी पब्लिक अवेयरनेस। अगर आपकी पब्लिक अवेयर नहीं है किसी भी चीज़ से, तो आपका जो भी स्टेप अगर पॉजिटिव सेंस में भी है तो वो नाकाम होगा। पब्लिक अवेयरनेस देनी चाहिए, पब्लिक को बताना चाहिए कि ये हमारा हेरिटेज है, इसकी हमने हिफाजत करनी है। ऐसी जगह मैंने देखी हैं जहाँ पे अगर गवर्नमेंट कुछ करना भी चाहती है तो लोगों की रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है। तो वो क्योंकि वो पब्लिक अवेयरनेस नहीं होती, वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। सबसे पहले पब्लिक अवेयरनेस है, उसके बाद आपका उन साइट्स की जगह जहाँ पे हिस्टोरिकल साइट्स हैं वहाँ पे ईज़ ऑफ एक्सेस होनी चाहिए। जस्ट लाइक अगर मैं शाही किले जाना हो तो मेरे सबसे पहले जहन में आ गया कि उधर तो ट्रैफिक बहुत हो, ट्रैफिक मैसअप होता है। अगर मैंने लाहौर की वाल सिटी देखनी हो, शालमी देखना हो, मैंने लाहौरी गेट देखना हो, अकबरी मंडी जाना हो, तो वो ट्रैफिक का इतना मैस होता है। तो वो सबसे पहले चीज़ तो ये चीज़ें कंट्रोल करना, एनवायरमेंटल कंट्रोल के हवाले से भी ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहिए। हमारा एक हेरिटेज उस शाइनिंग से जाएगा कि जिस तरह जाना चाहिए। सिर्फ मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसा जब हम जा रहे हैं इन हिस्टोरिकल साइट्स के ऊपर, एक हद तक वॉल सिटी ने बहुत अच्छा काम किया है, उसमें कोई शक नहीं और शुबा नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे
मेरा पॉइंट वही है कि एज अ टूरिस्ट मेरे लिए कितनी टूरिस्ट फ्रेंडली फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। मुझे गाइड के अलावा वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ या अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रही है। जहाँ हम दुनिया भर में जिन टूरिस्ट कंट्रीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने अपनी साइट्स को इतना रिच किया हुआ है या इतना फिजिबल किया हुआ है टूरिस्ट के लिए कि आपको अगर वहाँ गाइड नहीं भी है, यू कैन जस्ट रोम अराउंड और आप देख सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं। Yeah. अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो छोटे बच्चों के लिए तो वहाँ पे एंटरटेनमेंट का अगर कुछ नहीं होगा, अगर वहाँ पे कोई टक शॉप नहीं होगी अच्छी या कोई कॉफ़ी शॉप नहीं होगी, बच्चों के लिए कोई खेलने का चीज़ें नहीं होगी, तो वो बोरियत की तरफ जाएंगे। अगर ये हेरिटेज साइट्स की जगह जैसे ग्रेटर इकबाल पार्क है, वहाँ पे हम इस तरह फैसिलिटेट करते हैं कि वहाँ पे बच्चे बड़े सब वहाँ पे जाके रिलैक्स कर सके। बाकी इन्फॉर्मेशन बोर्ड्स वहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए। अगर कोई बंदा गाइड अफोर्ड नहीं भी कर सकता तो वो जाके इन्फॉर्मेशन बोर्ड अच्छा, इसके साइड पे अब मैं ज़रूर ये हाईलाइट करूँगी कि इवन आप इन जिन आर्मी म्यूज़ियम्स में लेकर जाते हैं आप अपनी फैमिलीज़ या बच्चों को, इट्सेल्फ वो एक बड़ी अट्रैक्शन है उनके लिए, लेकिन वहाँ पर उनको जिस तरह से बताया जा रहा है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट नेवर गेट्स बोरिंग। आई गॉट अ चांस टू विजिट वन ऑफ द म्यूजियम्स और मैंने देखा कि वहाँ पे बच्चों को इट्सेल्फ हेलीकॉप्टर्स, जेट्स, इन सब में तो इंटरेस्ट था, बट वहाँ पे जिस तरह उनको बताया जा रहा था या स्क्रीन्स हैं या दीगर चीज़ें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसी तरह हमारा नेशनल हेरिटेज म्यूज़ियम है जो कि शाही किले से थोड़ा सा फासले में बनाया, ग्रेटर इकबाल पार्क में बनाया गया, बट वो इस कॉर्नर में बनाया गया है। वहाँ पे जाते जाते बंदा थक जाता है। वहाँ पे बहुत इंटरेक्शन भी है, एलईडी स्क्रीन्स लगी हैं, माइक्रोफोन्स लगे हैं, बट वहाँ पे जाना वो एंड पे जाके चला जाता है, वो ईज ऑफ एक्सेस होने चाहिए। तो इस तरह आर्मी म्यूजियम है, मैंने देखे हैं, मिलिट्री पीएफ म्यूजियम मैंने देखा, नेवी का म्यूजियम देखा, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहाँ पे डिस्प्ले करवाया गया। तो इसी तरह हमारे भी इधर चीज़ों को जो हेरिटेज हैं वहाँ पे एक स्क्रीन लगा के तो वो उसको प्रिजर्व कर लेना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये लाहौर की हद तक नहीं, लाहौर डिवीज़न बल्कि पंजाब की हद तक इतना हमारे पास कल्चर मौजूद है, अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। तो सब कुछ तारीख़ी इमारतों को प्रिजर्व करके हम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं टूरिज़म से। अच्छा, अब टूरिज़्म ज़ाहिर है ये तो हम उन मेन अट्रैक्शंस की बात करें, उस दिन भी वर डिस्कसिंग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये वाली साइट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उनके जो हालात और वाक़यात हैं या एक्सेस है लोगों की, वो उस तरह से नहीं है, एंड पीपल डोंट इवन नो द बैकग्राउंड। अब बहुत दफ़ा हम तो शायद वी गॉट अ चांस टू रीड अबाउट इट समहाउ, बट बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। हमें वहाँ पे जाके भी कुछ पता नहीं लग सकता अगर हम जा रहे हैं। बिल्कुल, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, वहाँ पे बहुत जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, उस दौर की टेक्नोलॉजी के मुताबिक उस सोसाइटी को बनाया गया था। अब मसला यह है कि वहाँ पे एक तो एक्सेस का प्रॉब्लम है, ना रेल रूट सीधा कोई जाता है वहाँ पे, ना कोई ट्रांसपोर्ट सीधी कोई जाती है। मोहनजोदड़ो में आई गेस कि एक एयरपोर्ट भी मौजूद था जो कि बंद कर दिया गया। तो वो टूरिस्ट जो हमारे जैसा कोई टूरिस्ट वहाँ पे जाना चाहे तो वो उसको बहुत प्रॉब्लम से गुजर के जाना पड़ता है। तो इसी तरह हमारे बहुत ज़्यादा फोर्ट्स भी हैं जो कि हमें तो सिर्फ शाही किले का पता है। शेखुपुरा में भी एक फ़ोर्ट है, शेखुपुरा में हिरन मनार है, कई लोगों को नहीं पता। कसूर, लाहौर के साथ कसूर है, कसूर में इतनी ज़्यादा है क्योंकि मैंने कसूर पे काम किया है, कसूर में इतनी ज़्यादा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, उसका इतनी ज़्यादा हेरिटेज है जिसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, मगर वहाँ पे कोई टेंशन पे नहीं कर रहा। यू आर सो राइट। वहाँ पे इवन अब बहुत सारी जगहों पे आप जाएं तो आप अच्छी खासी टिकट, पार्किंग इन आप सब पे कर रहे होते हैं, उसके बावजूद जैसे अभी हिरन मीनार का अभी मेरी टीम बता रही कि जी हिरन मीनार पे एक्सेस नहीं है, वो आपको दूर दूर से देख लें आप, मतलब दैट सॉर्ट ऑफ, फिर उससे पर्पस तो फुलफिल नहीं हुआ ना कि एक बंदा जा रहा है इतना दूर ट्रैवल करके भी, फिर उसके बाद टिकट दे रहा है, पार्किंग भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो फिर आप फ़ोन पे बैठे देख लें अगर आपको दूर से एक्सेस है। ओबियसली इसी तरह शाही किले के अंदर भी कुछ लैकिंग है कि जस्ट लाइक आप शीश महल देखने जा रहे हैं उसकी अलग से टिकट है, उस गैलरी में जा रहे हैं उसकी अलग से टिकट है, आप एक ही पैकेज रखें सामने उनके फ्रंट एंड पे, फ्रंट गेट पे रख दें कि जी ये कंबाइंड टिकट है, ये उतनी टिकट है, जिसने लेनी है वो वहाँ से ले ले। हाँ, मैंने भी देखा और मैं खुद भी विजिट करके आई, मैं एडिनबरा कासल गई और वहाँ पे एक टिकट थी 60 पाउंड्स की, आपको वो पे करनी है ऑन द एंट्रेंस, आप जा सकते हैं और आपने ऑनलाइन वो टिकट वहीं पे खड़े खड़े परचेज़ की। अगर ऑनलाइन नहीं है, काउंटर बना हुआ है, आप जाएं
क्योंकि वो एक टूरिस्ट स्पॉट है और वहाँ पे उस 60 पाउंड्स की टिकट में यू कैन एक्सेस एवरी कॉर्नर ऑफ द कासल। बिल्कुल। उसमें आपको कोई अलग से कोई चीज़ पे नहीं करनी, आपको सवीनियर्स हैं, वो शॉप्स बनी हुई है, बच्चों की एंटरटेनमेंट है, दैट सॉर्ट ऑफ टूरिज्म। और वहाँ पे दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और मैं देख रही थी कि इट्स देयर हिस्ट्री बट इट्स अ वेरी एवरेज स्पॉट। हमारे पास उससे कल्चरली रिच बहुत सारी चीज़ें मौजूद है जिसको हम कैच नहीं करा रहे समहाउ। सो दैट्स हाउ पीपल मेक मनी आउट ऑफ टूरिज्म एंड आई एम ग्लैड कि ये चीज़ हमारे लिए है, बट वी नीड टू वर्क ऑन सो मेनी लेवल्स कि हम इसको थोड़ा बेहतर करें ताकि हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, और अगर हमें ये एजाज़ मिला है तो उसको हम बहुत भरपूर अंदाज में स्पॉट को ले भी, उसको यूटिलाइज भी करें। थैंक यू वेरी मच अमजद साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। अमजद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। जी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब हम आपको कराची ले चलेंगे, जहां पर महकमा तालीम सिंध के तहत जो सरकारी और निजी स्कूल्स हैं वहां पर जो तलबा अपनी पुरानी बुक्स अतिया कर देते हैं उनके लिए बुक बैंक्स का कायम किए गए हैं और इन बुक बैंक्स के अंदर जो बच्चे हैं अपनी जो पुरानी किताबें उनको जमा करवा सकते हैं। इस हवाले से मुजम्मिल फिरोजी हमें इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग अर्मला। हुकूमत सिंध की जानिब से एक बेहतरीन कदम उठाया गया है। आज हम आपको इस बारे में बताएंगे कि वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने कुछ अर्से कबल एक नोटिफिकेशन का इजरा किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें बुक बैंक कायम किए जाएँ। उन बुक बैंक कायम करने का मकसद क्या है, वो किस हवाले से क्या विज़न है उसके पीछे, वो ये विज़न था कि वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह चाहते थे कि जो बच्चे पूरा साल किताबें इस्तेमाल करते हैं अगर वो इस्तेमाल के काबिल हैं तो उन किताबों को डिस्कार्ड ना किया जाए, उनको ज़ाया ना किया जाए, बल्कि वो किसी और के इस्तेमाल में भी आ सकें। इसी विज़न को सामने रखते हुए उन्होंने फ्री बुक बैंक कायम करने का हिदायतनामा जारी किया है सरकारी स्कूलों में। और इसी बात को अमल पैरा होते हुए जो एडिशनल डायरेक्टर इंस्टीट्यूशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है रफ़िया जावेद मल्ला, उन्होंने तमाम निजी स्कूलों को भी एक नोटिफिकेशन जारी किया कि निजी स्कूलों में भी जो है फ्री बुक बैंक कायम किए जाएँ। और इस वक्त हम मौजूद है निजी स्कूल में जहाँ पर फ्री बुक बैंक कायम किया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं बुक बैंक कायम किया गया है वो किस तरह से काम कर रहा है और जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं या इंचार्जेस हैं वो इस फ्री बुक बैंक को लेकर कितने एक्साइटेड हैं और किस तरह का उनको रिस्पांस मिल रहा है स्कूल्स में कि जो वालिदैन आ रहे हैं। तो मैडम ये फरमाइएगा कि क्या सा रिस्पांस मिल रहा है, वालिदैन किताबें लेकर आ रहे हैं आपके पास, किताबें जमा हो रही हैं, और क्या विज़न है? आपने तो बना लिया फ्री बुक बैंक, तो बच्चों ने किताबें जमा कराना शुरू कर दी हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बच्चों ने किताबें जमा करवाना शुरू कर दी हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके जो अखराजात हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं जो पेरेंट्स। जो बच्चे पूरा साल किताबें इस्तेमाल करके वो देंगे, फिर बच्चे पुरानी किताबें इस्तेमाल करेंगे, तो आप लगता नहीं थोड़ा सा बच्चों में कुछ डिफ्रेंशिएट हो जाएगा? जी बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं हो और बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से शेयर करके पढ़ें और इस तरीके से वालिदैन और बच्चों में जो है वो तालीम फैले। अच्छा, आप जैसे कुछ किताबें कम होंगी तो क्या वो स्कूल इंतजामिया खरीद के देगी, बच्चों को पूरा कोर्स देंगे या आप आधी? जी बिल्कुल, हम पूरी इंतजामिया उनको खरीद के देंगे ताकि हमारा स्कूल में जो बच्चे हैं जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं वो अफोर्ड कर सकें। अर्मला, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये एक निजी स्कूल है, इस तरह के सरकारी स्कूल में भी बहुत सारे जो है वो बुक बैंक कायम किए गए हैं। इस तरह जैसे अभी ये किताबें यहाँ पर आ रही हैं, अच्छी कंडीशन में बुक भी आ रही हैं बच्चों की, जो बच्चों ने पूरे साल पढ़ी हैं। अच्छा अर्मला, हम पहले बचपन में हमारे ये होता था कि हम देखते थे जैसे हमने जो किताबें इस्तेमाल की हैं वो अपने छोटे भाइयों को दे देते थे, जो छोटे भाई इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद जो है वो मैंने खुद कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे घर में मेरी किताबें जो है मेरे छोटे भाइयों ने इस्तेमाल की हैं, मेरी बहनों ने इस्तेमाल की हैं। अगर आप किताबों की उम्र भी जो ना पेपर भी वो इतना अच्छा नहीं आ रहा कि लोग उसको 2-3 साल इस्तेमाल कर सकें। जो अच्छी किताबें हैं ऑक्सफोर्ड की हैं, जैसे ये किताब मैं देख रहा हूँ ये है, और ये इंग्लिश बुक है, ये ऑक्सफोर्ड की बुक है, तो ये किताबें जो है ना काफ़ी अर्से तक चल सकती हैं। मतलब और जो किताबें यहाँ पर जो आ रही हैं स्कूल इंतज़ामिया ये भी कह रही है कि हमारी कोशिश होगी अगर जो किताबें कम होंगी वो हम बच्चों को पूरी किताबें हम अपने पास से भी ख़रीद के देंगे। तो एक अच्छा कदम है वज़ीर तालीम सिंध का भी और महकमा तालीम सिंध का और एडिशनल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रफ़िया जावेद मल्ला ने कि तमाम निजी
स्कूलों को हिदायतनामा जारी किया है कि वो करें। इस तरह के मुतादिद हमने स्कूल देखे हैं जहाँ पर जो है बुक बैंक कायम किए गए हैं, और इन बुक बैंक कायम करने से फ़ायदा ये होगा कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पूरे साल किताबें पढ़ते हैं, जो वो अपने ही दोस्तों को किताबें डोनेट करेंगे, और स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है बच्चों की हौसला अफजाई की जा रही है। इस तरह से एक अच्छा कदम है, पढ़ाई का रुझान पैदा होगा बच्चों में, और जो वालिदैन जो बहुत ज़्यादा महंगाई से पिसे हुए हैं, किताबें आजकल जो बड़े अच्छे स्कूल हैं वहाँ पर 14,000 रुपये का कोर्स आ रहा है, जो निजी स्कूल, छोटे निजी स्कूल दरमियाने दर्जे के, वहाँ पे 5,000 से 7,000 8,000 रुपये तक का कोर्स आ रहा है। तो वालिदैन पे एक बड़ा बोझ पड़ा हुआ था, तो वज़ीर तालीम सिंध का एक बेहतरीन कदम है। इससे ये होगा कि वालिदैन जो किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते वो बिला झिझक स्कूल प्रिंसिपल से रब्ता करें, तो स्कूल प्रिंसिपल जो है वो उनको इस चीज़ में मावनत कर रहे हैं कि जो उनके पास किताबें जमा हुई हैं वो किताबें दूसरे जो डिज़र्विंग स्टूडेंट हैं उन तक पहुँचा रहे हैं। जी। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए और हम अपने शो पे बहुत सारे मुख्तलिफ आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे यंग लोग जो हैं मुख्तलिफ आर्ट फॉर्म्स को ऑप्ट करते हैं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं और दुनिया में कहीं ना कहीं या पाकिस्तान में इंटरनेशनली अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं। आज हमारे साथ जी एक ऐसे ही आर्टिस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद अली सगीर भट्टी इनका नाम है। फैशन डिज़ाइनर भी कह सकते हैं आप इनको, लेकिन जो इनके कपड़े हैं उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो सिंध है, पार्कर का इलाका है, वहाँ पे जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनके साथ मिलकर ये अपने कपड़ों को बनाते हैं, और जिस तरह से उनकी आइडियाज़ और ये सारी जो डिपिक्शन है आपको उनके कपड़ों में, उनके पीसेस के अंदर नज़र आएगी। इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। इसके साथ साथ जी इनके जो ब्रांड का नाम है वो है बशर, और आप इनको इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इनका काम कितना ज़बरदस्त है। और इनकी जो पहली कलेक्शन है जिसका नाम है ढोलन, वो भी इन्होंने लॉन्च किया। इस कलेक्शन के हवाले से भी जानेंगे, इनके कपड़ों के बारे में भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ जी आपको पता है कि गर्मियाँ आ रही होती हैं, सबसे मुश्किल काम जो ख़वातीन के लिए होता है वो अपना मेकअप जो है उसको बहने से रोकना होता है पसीने क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इतनी स्वेटिंग हो रही होती है कि आपका मेकअप उस तरह से जो के लिए रुकता नहीं है। फिर आपको मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं जो मेकअप आर्टिस्ट आपको बेहतर तौर पे बता सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ किस तरह का मेकअप इन ट्रेंड है आज इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त रुबाब काशिफ मौजूद है, मेकअप आर्टिस्ट, इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुबाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक है? बिल्कुल सेट, आप बताएंगे? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाएं। इसके साथ साथ किचन में जो कि शदीद खुशबू आ रही है मुझे, मेरे राइट साइड पे किचन है और अजमल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बन रहा है आपके किचन में? मैम अल्फ्रेडो पास्ता, बेसिकली ये फेटोचीनी फ्लोरेंटीना पास्ता है, अल्फ्रेडो से आगे डेवलप किया जाता है इसको। ठीक है, ठीक है। और इसके लिए क्या क्या चीज़ें अभी रेडी हो रही हैं और क्या हो इसके लिए सबसे पहले हमने चिकन को लिया है, चिकन को मैरिनेट किया है, जिसमें हमने सोया सॉस को यूज़ किया है, वर्सेस्टेरशायर सॉस को यूज़ किया है, साथ में हॉट सॉस और टबैस्को प्लस मस्टर्ड फ्रेंच। ओके ओके। और अभी इसके लिए हम जो आगे चीज़ें इंग्रेडिएंट्स में यूज़ करेंगे, इसकी सॉस वाइट सॉस जो डेफिनेटली होती, जैसे मैंने फ्लोरेंटीना कहा है आपको, तो फ्लोरेंटीना में सबसे पहले जो हम चीज़ इसमें यूज़ करेंगे वो होगी स्पिनच। ओके, स्पिनच। स्पिनच से इसको फ्लोरेंटीना में हमने कन्वर्ट करना। ओके, परफेक्ट। तो दूध इसकी बेसिक है, दूध से वाइट सॉस हम तैयार करेंगे, साथ में इसमें पामोदाना चीज़ इस्तेमाल होगी, थोड़ा ऑर्गेनो, थोड़ा चिकन पाउडर और प्लस चिकन के साथ हम आपको सर्व करेंगे। और ये जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल होता है उसी तरह का होने वाला है? 100% वो। अरे वाह, जबरदस्त। एक्चुअली मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारी जो ख़वातीन घर पे बैठी हुई हैं वो देखें कि रेस्टोरेंट में कितना आसान, कितना इजी बनाते हैं और हम लोगों को वो इन्हीं को सर्व कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बेहतरीन। चलिए आप अपना काम जारी रखें, मीनवाइल हम थोड़ा सा अपने दीगर गेस्ट से बात कर लेते हैं। अली, मुझे थोड़ा सा अपने ब्रांड बशर के हवाले से बताएं, कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ और अब तक कैसा जर्नी जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी तो मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, और जहाँ तक बात है इसके स्टार्ट होने की, तो इसके ऊपर जो है वो एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हुई लास्ट सितंबर में। जो आइडिया था वो पिछले एक डेढ़ साल से जो है वो चल रहा था, और स्पेसिफ़िकली सिंध के ऊपर जो था
मेरा जो ख़्याल था कि सिंध की जो सकाफ़त है उसको भी वो उस तरह का कोई जो है वो ब्रेक थ्रू इस तरह मिला नहीं है। वहाँ पर जो है वो सिंध को जो है वहाँ पे बहुत आर्ट है, लोगों के साथ साथ वहाँ पे आर्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो कलर्स हैं और बिल्कुल मेरा आइडिया था कि उसके ऊपर काम करना है, तो मैं बिल्कुल वहाँ पर गया, वहाँ के लोगों में रहा, वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, वहाँ के आर्ट को ऑब्ज़र्व किया और जो है वो हमने अपने आर्ट पीसेस जो हैं वो तैयार किए। लवली। तो वहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं, ज़ाहिर है वो काम कर रहे होंगे ऑलरेडी, लेकिन जी, आपने उनके साथ कोलैबोरेट किया और वो कैसा आपका एक्सपीरियंस था? बिकॉज हम हमेशा देखते हैं कि जिस तरह के दूर दराज इलाकों में लोग काम कर रहे होते हैं उनको वो रिकग्निशन या उजरत नहीं मिलती उस तरह से, और कहीं ना कहीं उनका काम जब तक हमारे तक पहुँचता है वो बहुत डी वैल्यू हो जाता है समहाउ, बिकॉज ये हाथ का काम है, लोकल क्राफ्ट है और इट मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव एट द सेम टाइम। एग्जैक्टली। तो इस सवाल से बता। इसका मैं आपको ये बताऊंगा कि वहाँ पर हाँ बिल्कुल ये है कि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की थोड़ी सी असल में कमी है। वहाँ के लोगों को जो है वो अभी प्रॉपर जो रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज तक रसाई उस तरह हासिल नहीं है। तो हाँ बिल्कुल मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा कि हमारे जो इस तरह के छोटे स्टार्टअप्स हैं, ब्रांड्स हैं, ये ज़रूर इन चीज़ों के ऊपर काम करें कि हम इनके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें, हम इनको जो है वो एक फ्रंट फुट के ऊपर लेकर आ सकें, ये लोग अपने आर्ट को जो है वो दिखा सकें लोगों को। और जाहिर सी बात है जब सामने आएगा तो दुनिया के सामने आएगा, प्रॉपर जो ट्रू हमारा जो एक स्पिरिट है आर्ट को लेकर वो दुनिया के सामने आएगी, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अभी इतना नहीं जो है वो दुनिया के सामने है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा रुबाब, हमें ये बताएं कि जाहिर है मेकअप ट्रेंड्स बहुत बदल गए हैं विद टाइम। पहले हमने इतने भारी भरकम मेकअप अपने करते हुए देखे हैं, अपने मुंह में भी इनफैक्ट बहुत दफ़ा किया है। सो अभी किस तरह का मेकअप इन ट्रेंड है? अच्छा, बेसिकली मैं आपको ये बताऊं कि अब मेकअप जैसे ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं तो लोगों के माइंडसेट्स भी चेंज हो गए हैं। पीपल आर मोर अवेयर नाउ, उन्हें बहुत ज़्यादा सेंस हो गई है कि आई डोंट वांट अ केक पेस्ट्री ऑन माई फेस। जो भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं, जो भी कस्टमर नीड होती है, वो भी अब अकॉर्डिंग टू आई थिंक सोशल मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि सबको पता है कि मेकअप किस तरह का किस पे अच्छा लगता है, राइट? मतलब पहले लोगों की डिमांड होती थी कि मतलब आईज लॉन्गेटेड कर दें, बहुत ज़्यादा मतलब चिजल्ड कर दें। नाउ पीपल आर कमिंग इनटू द रियलिस्टिक वर्ल्ड दैट यू शुड लुक यू, आपको मतलब आप ही दिखना चाहिए ना मेकअप के बाद, क्या आपको लगे ना कि वो इंसान है भी कि नहीं है, इंसान है भी कि नहीं। मतलब आप अपने आप को मेकअप से ब्यूटीफाई कर सकते हैं, बट एक जो कॉन्सेप्ट था कि हमें चेंज कर दें वो वाला चेंज हो चुका है, विच इज़ वेरी गुड। मतलब अब लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है और मेकअप ट्रेंड्स बहुत चेंज हो गए हैं। लोगों को चाहिए कि फ्लॉलेस लुक हो और बड़ा ड्यूई सा हो, शाइन हो फेस पे, मतलब एक दे आर मोर इनटू स्किन, अच्छी स्किन आपकी होनी चाहिए। अच्छा मुझे बात बताएं कि फॉर लाइक ड्यूई वाइब्रेंट ग्लोइंग स्किन, आपको क्या चीज़ें आप प्रेफर करती है ड्यूरिंग मेकअप जो आप इस्तेमाल करती हैं अपने क्लाइंट्स पे? अच्छा, आई टेल यू वन थिंग, जो समर मेकअप और विंटर मेकअप है, दे आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। हम जो समर में फाउंडेशंस बनाते हैं या लगाते हैं या स्किन प्रेप करते हैं, और विंटर वाली और समर वाली कम्प्लीटली डिफरेंट है इन अ वे कि मैं आपको एक छोटे छोटे से टिप्स भी साथ साथ देती रहूँगी कि एक आम हाउसवाइफ जो भी मेकअप करना चाह रही हैं तो मतलब वो किस तरह करें और किस तरह स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो आई थिंक जो एक चीज़ को हम बड़ा ही कम फोकस करते हैं या जो बड़े फॉर ग्रांटेड से लेते हैं, दैट इज़ मतलब आइस क्यूब। मतलब डिप करें आप अपना फेस प्रॉपर आइस क्यूब बोल के अंदर, बोल में या राइट, तो उससे बड़ा मतलब एक आपके पोर्स जो गर्मियों में होते हैं एग्जैक्टली एनलार्ज हुए होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब देखें एक एनलार्ज पोर्स है उस पर एक डिफरेंट मेकअप एक्ट करेगा, एक क्लोज पोर्स पे डिफरेंट एक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो आप वो करें कि अपने फेस की रिचुअल बना लें, कि आप रूटीन बना लें कि आपने एक डिपिंग करनी है मॉर्निंग में, ठीक है? वो बड़ा बेनिफिशरी होता है क्योंकि हम स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे तो हम नहीं रोक सकते। देयर इज़ नो वे टू कंट्रोल द नेचुरल थिंग्स विच जो होती हैं हमारी बॉडी में। तो बेसिकली हमें स्वेट को थोड़ा सा कंट्रोल इन अ वे हमें अपनी स्किन केयर में भी करना पड़ेगा कि रात की हमारी स्किन केयर डिफरेंट होनी चाहिए, मॉर्निंग में डिफरेंट होनी चाहिए। और अब मेकअप इज़ लिटिल
स्किन ओरिएंटेड। ठीक है कि लोगों की स्किन अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जी, आपके बहुत सारे कपड़े अली हमारे पास मौजूद हैं, हमें थोड़ा सा एक आइडिया कराएं किस तरह के कपड़े काज कैसे हैं आपके ओवरऑल क्लोथिंग के। इसमें मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ये 6 आर्टिकल्स हैं ढोलन में। ओके। जिसके अंदर हमने इन हर आर्टिकल का जो है वो सिंध के एक शहर के साथ इसको जोड़ा है। अच्छा, अब पहले तो मुझे ढोलन कलेक्शन का नाम क्यों रखा ये मैं आपको बताता हूँ। ढोलन जो है वो सिंध में प्यार से जो है वो किसी को कहते हैं अपने, जिसको आप प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो उसको ढोलन कहते हैं। तो ये हमारा सिंध हमारा जो है वो एक ढोलन है, हम उससे प्यार करते हैं। तो इसमें ये है कि फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल है इसके ऊपर जो है ये एप्लिक वर्क हुआ हुआ है, ठीक है। सिंध का बहुत मशहूर और वहाँ का कदीमी काम है एप्लिक वर्क। हाथ के टांके से जो है वो कपड़े के ऊपर कपड़ा रख के उसको डिज़ाइन बनाया जाता है, मीनाकारी की जाती है। तो इस आर्टिकल का नाम उमरकोट है। उमरकोट एक इलाका है थरपारकर का। ठीक है, ये एक आर्टिकल है। इसके अलावा हमारा थोड़ा इसको निकाल के बाहर ऐसे कैमरे की तरफ कर दें सो दैट वी हैव एन आइडिया। ओके, ये आर्टिकल है और आप ये जो इसके ऊपर देख रहे हैं इसको हम रिली कहते हैं। रिली कहते हैं, ठीक है। रिली एक आर्ट फॉर्म है और असल में जो ये टेक्निक होती है दिस इज कॉल्ड एप्लिक। ओके। और इसके अलावा हमारे पास जो हमारा सेकंड आर्टिकल है ये है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो इसको इसलिए नाम दिया गया है, जो इसके ऊपर आप ब्लूप्रिंट देख रहे हैं ये असल में जो मोहनजोदाड़ो के उस वक्त का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके ऊपर जो है वो मीनाकारी की जाती थी, क्राफ्ट किया जाता था। तो हमने उसको जो है वो इसके अंदर अलाइव करने की कोशिश की है और हमने उसको ग्रे के साथ जो है वो रॉयल ब्लू के अंदर उसको हमने इन्फ्यूज़ किया है। ठीक है। अच्छा, हमारा थर्ड आर्टिकल है, इसका नाम है मिट्टी भी एक एरिया है सिंध के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर भी जो है वो एप्लिक वर्क किया गया है। इसके अंदर ब्रिक ब्राउन कलर के ऊपर कलर इज रियली नाइस एंड इन वेरी इन ट्रेंड एज वेल। बिल्कुल। तो इसके ऊपर भी जो है ये हमारा एक बहुत ही ट्रेडिशनल जो है डिज़ाइन है रिली का, ये आपको बहुत ज़्यादा जो है नज़र भी आएगा। ये हमने जो है ब्रिक ब्राउन कलर के ऊपर बेज एंड ब्लश पिंक के साथ इसको कॉम्बिनेशन किया। ओके, फ्रॉम फैब्रिक टू क्राफ्टिंग, एप्लिक एंड स्टिचिंग, you all do that, right? Yes, okay, exactly. Lovely. और हमारी एक और बात ये बहुत मज़े की है, हमने अपनी तरफ से जो है वो 100% कोशिश की है कि हम मेड इन पाकिस्तान चीज़ दें लोगों को। हम पाकिस्तान को प्रमोट करें, हम पाकिस्तान की चीज़ लोगों तक पहुंचाएं। इवन हम इंटरनेशनल इतने सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के कपड़े लेते हैं और उस पे लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, देन व्हाई कांट वी प्रमोट आवर? इसके अंदर जो थ्रेड इस्तेमाल हुआ हुआ है, इसके अंदर कपड़ा है वो हैंडलूम्ड है, थ्रेड मेड इन पाकिस्तान है, आर्टिसंस हमारे पास पाकिस्तान के हैं, तो अल्टीमेटली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है हमारे पास। अच्छा, हमारे पास जो हमारा फोर्थ आर्टिकल है ये आप देख सकते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, इसका नाम है भिट शाह। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो वहाँ पर मटियारी डिस्ट्रिक्ट सिंध के अंदर जो है वो उनका वहाँ पे श्राइन है। तो आप देखेंगे, आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे उनकी जो एंट्रेंस है उसके ऊपर टाइल वर्क हुआ हुआ है, उसको काशीकारी कहते हैं। तो ये काशीकारी के जो वो टाइल के ऊपर जो डिज़ाइन है वो हम फैब्रिक के ऊपर ले आए। वेरी इंप्रेसिव। जिसका जो बेस है वो नेवी ब्लू में होता है और उसके ऊपर जो है वो लाइट ब्लू और वाइट के साथ उसके ऊपर जो है वो डिज़ाइनिंग हुई है। अमेजिंग। हाँ, इट्स वेरी डिफरेंट और मुझे नाम बहुत अच्छे लग रहे हैं कि आप हर शहर को आप सिंध के उसको कर रहे हैं। लवली। वी हैव 2 more articles left. Okay? ये हमारा 5th आर्टिकल है, ये है सिंध का एक एरिया है ठट्ठा के नाम से। वहाँ पे माकली के कब्रिस्तान होते हैं। ओके। ठीक है, वहाँ पर वो बहुत कदीमी है और वहाँ पे जो उनकी जो ग्रेव्स के ऊपर जो मीनाकारी हुई हुई है उस वक्त की, तो वो हम इसको इस आर्टिकल के ऊपर लेकर आएंगे। बेहतरीन, वाओ जी, जबरदस्त। और इसके अलावा जो हमारा है एक, ये जो हमारा हीरो डिज़ाइन है हमारा, ये है अजरक का। जो इसका नाम क्या आर्टिकल का? इसका नाम है हमारे पास हाला। ओके। इसका नाम है हाला और इसके ऊपर अजरक का काम हुआ और ये आर्टिकल बना भी हाला के अंदर है, जो कि सेंटर समझा जाता है अजरक की काम के लिए। वहाँ पे वो नेचुरल डाइज यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हम अजरक का जो है डिज़ाइन लेकर आए हैं ब्लैक के ऊपर। वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि आपने इसमें बहुत मिनिमल काम रखा है। एग्जैक्टली। बिकॉज नॉर्मली हम जब कपड़े देखते हैं ना कि अगर कोई एप्लिक वर्क कर रहे हैं तो वो भरा हुआ होता है। इवन आई हैड दिस बेडशीट ऑफ माई अम्मी जो उनको किसी ने दी थी गिफ्ट, और वो इस तरह के एप्लिक वर्क की थी और वो भरी हुई थी उससे। देयर वाज नो मिनिमलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑन दैट, बट आई रियली लव द फैक्ट कि ये बहुत अच्छा और मिनिमल काम है और ये आदमी आराम से कैरी कर सकते हैं। इट्स नॉट ए साइज कि आपने ये बहुत भरे हुए कपड़े। हमारी ये कलेक्शन वैसे भी यूनिसेक्स है, both can wear it. Oh wow, lovely. आप प्लीज अली बैठे एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड जो आपने अच्छे आर्टिकल, मिनिमल काम, इतने खूबसूरत नाम,
ये होता है कि आइडिया और एग्जीक्यूशन एक बंदा जो कर रहा होता है, जाहिर है आपकी एक थॉट प्रोसेस होता है, और मुझे लगता है कि ये जस्टिफाइड होता है जब एक आर्टिस्ट एक चीज़ पे काम कर रहा होता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, अगर वो उसके लिए आर्टिस्ट या क्राफ्ट के लिए एक प्राइस ले रहा है, सो जस्टिफाइड, बिकॉज ये एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसके बाद ये मार्केट तक अब सब पे अवेलेबल होता है। सो मुझे भी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे रुबाब से बात करेंगे, खाना हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, उसको भी हम देखेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। किचन में खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। रुबाब और अली हमारे साथ मौजूद हैं। अजमल शाह साहब अब इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन कर चुके हैं। क्विकली हमें बता दें आपने इसमें क्या क्या ऐड किया है बाद में, और अब इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन। मिस, इसमें जैसे मैंने पहले बताया आपको कि फैतोशीनी पास्ता है। पहले ये कभी हम होममेड बनाया करते थे जिसमें मैदा और अंडे यूज़ होते थे, अब ये बाज़ार से आराम से मिल जाता है। ठीक है। और फ्लोरेंटीना पास्ता के लिए सबसे पहले हमने स्पिनच को थोड़ा सोते किया बॉईल करने के बाद, और देन इसमें हमने मिल्क और बटर से वाइट सॉस तैयार की है। ठीक है। वाइट सॉस तैयार करने के बाद हमने इसमें पास्ता को किया है और इसको अच्छी तरह कुक किया है कि जो पास्ता है जो 25% जो कच्चा होता है वो उसमें कुक हो सके। ठीक है, ठीक है। और देन हमने जो मैरिनेटेड चिकन था इसको अलग पैन में ग्रिल किया। एक्चुअली ग्रिल तो इसको ग्रिल करने के बाद हमने टॉस करके इसकी टॉपिंग कर दी इस पर। लवली, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और इतनी अच्छी रेसिपी आपने हमारे साथ शेयर की जी। और मीनवाइल हम जरा कपड़ों, मेकअप, इन सब पे बात करें। रुबाब, थोड़ा सा हमें आई शैडो कलर्स, फिर बेस और क्या चीज़ें हैं जो समर मेकअप में हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं जितना थोड़ा सा एक बहुत छोटा सा स्टॉक साथ लाई हूँ तो हम उस पर बात कर लेते हैं। ज़रूर। अच्छा, वी हैव डिफरेंट पैलेट्स और उन डिफरेंट पैलेट्स में डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है। अब अगर लॉन के जोड़े के साथ या एक प्रॉपर मतलब हम एक लॉन के जोड़े को कैरी करना चाह रहे हैं तो हम बहुत ही, आई डोंट नो वेयर आई एम विजिबल, आप इस कैमरे को दिखाएंगी, दिस इज़ योर कैमरा। ओके, तो हम ये वाले कलर थीम इस पे जा सकते हैं। मतलब ये न्यूड फैमिलीज़ हैं, आइज़ में बहुत समर में धूप में बहुत इरिटेटिंग कलर्स नहीं है, बड़े सॉफ्ट कलर्स हैं जो मतलब बहुत सॉफ्ट एक अच्छी वाइब देते हैं कि कूलनेस का इफेक्ट रहता है इन कलर्स में, लाइक दिस पिंक, दिस ब्राउन, दिस न्यूड, दिस ब्राउन। ओके, ठीक है, ये कलर्स हो गए। और मतलब अगर हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि हमारे ड्रेस की क्या डिमांड है। हमारे ड्रेस की डिमांड पिंक थीम्स में जाना है या ब्राउन थीम्स में जाना है। तो अगर हम ब्राउन की फैमिली में ट्रेवल करते हैं तो हम लोग ये वाले और ये वाले बेस कलर्स आइज पे बहुत सॉफ्ट से लगा सकते हैं, जो कोई भी लगा सकता है। दिस इज़ नॉट कुछ मुश्किल सा काम जो कोई भी नहीं कर सकता। अगर पिंक की फैमिली में जा रहे हैं, अगर पिंक सा कोई ड्रेस पहना हुआ है तो लाइट पिंक, हल्का सा पिंक, कोई भी आइज़ पे बेस कलर ये लगाएं और उसके ऊपर ये लगा दें, यू आर गुड टू गो एनीवेयर। और उसके बाद अगर आप स्किन केयर की बात करती हैं तो स्किन केयर में सबसे पहले आपने मतलब एक अच्छा सा फेस मिस्ट अपने फेस पे अच्छी तरह से लगाना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आपने एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर, चाहे वो वाटर बेस्ड हो या क्रीम बेस्ड हो, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप, राइट? स्किन टाइप। यूजुअली समर में थोड़ा सा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स बहुत अच्छे लगते हैं। आई डोंट नो आई कैन नेम इट और नॉट, लेकिन वाटर बेस्ड बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर्स फेस पे जाते हैं। उसके बाद अगेन प्राइमर भी स्किप होता है मोस्ट ऑफ द टाइम समर्स में। अगर आपकी स्किन की डिमांड नहीं है प्राइमर तो यू कैन स्किप इट, क्योंकि प्राइमर से फाउंडेशन स्लिप हो सकती है जो स्वेट के साथ मेल्ट होकर ज़्यादा स्लिप होने के चांसेस होते हैं। ओके, ठीक है, वी कैन ओमिट प्राइमर इन द समर। और उसके बाद मतलब कुछ ऐसे हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं जो मतलब समर बेस्ड और बहुत समर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। ये फाउंडेशन को मैजिक कर देते हैं, मतलब इट इज़ स्टिकी और ये फाउंडेशन को स्टिकी करके आपके फेस के साथ स्टिक कर देता है। इट्स द पर्पस ऑफ दैट। अच्छा, वैसे आई ऑलवेज प्रेफर कि आप कम चीज़ें खरीद लें बट ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट है कि जी हम थोड़ी सस्ती चीज़ें करते हैं, ज़्यादा इकट्ठी कर लें, बट हमेशा चाहे आप एक फाउंडेशन रखें बट फॉर ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी जो आपकी स्किन के साथ मैच भी करे
और अपनी स्किन टोन से शायद एक टोन लाइटर अपने 2-3 लाइटर टोन्स में आप अपनी बेस इस्तेमाल ना करें। आपको एज अ मेकअप आर्टिस्ट तो ये चैलेंज रहता ही होगा, गोरा कर दें, हमें गोरा कर दें, हमारी शक्ल बदल दें, है ना? जी 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 जी। तो और सेकेंडली इसके बाद ये है कि आपका जो स्किन केयर है, उसके बाद अगर आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फाउंडेशन की नीड नहीं है तो स्किन केयर इज़ इनफ थिंग फॉर यू। अगर आपके जैसे मैं मतलब मुझे मेकअप वेयर करना पड़ता है, बट व्हाट आई डू इन नॉर्मल रूटीन, मैं स्किन प्रेप करके, मिस्ट करके, मॉइस्चराइज करके, उसे लॉक करके, सिर्फ आई हैव अ ब्लैक हेयर डार्क सर्कल्स अंडर आई, तो उसे मैं कवर करती हूँ। दैट्स ऑल अबाउट इट। कवर योर डार्क सर्कल्स, लिटिल बिट ऑफ टिंट and little bit of tint on a cheek and lips, or that's Summer about look it. is like very minimal. Very minimal, very minimal. Winters में आप शायद ज़्यादा रेडी हो सकते हैं, हो लेकिन सकते summers में one has to be very minimal मेकअप उसको करना पड़ता है, तो ठीक है, परफेक्ट। अच्छा जी अली, फर्दर कलेक्शन, ये तो पहली ढोलन आपकी कलेक्शन थी एज अ ब्रांड बशर, आगे क्या प्लान है, किस तरह की कलेक्शन पे काम हो रहा है? नेक्स्ट जो इसके बाद जो हमारी कलेक्शन है उसके ऊपर हम पंजाब के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। कि हम पंजाब की सकाफ़त को, पंजाब के जो आर्ट फॉर्म्स है, जो वहाँ आर्ट वर्क है यहाँ का, उसको हम वेस्टर्नाइज करेंगे। जैसे हमने सिंध को किया, इस तरह हम पंजाब को भी लेकर आएंगे। जो कि हमारा ये मिशन है कि हमने सारे प्रोविंसेस के जो है वहाँ के जो आर्ट को है वो हमने तो आप यहाँ पंजाब से लोकल आर्टिस्ट के साथ काम करेंगे? Exactly, और इसी तरह हम शहरों के नाम देखेंगे हर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके लवली। तो आपने सोचा है कौन से शहर का? लाहौर आपने सोचा है किसी का कि नहीं? ये लाहौर मैंने बिल्कुल सोचा है। वेरी गुड। बस यही मैं जानना चाहती थी कि आपने लाहौर सोचा है कि नहीं सोचा। अच्छा जी, नए ब्रांड्स बहुत सारे हैं, मार्केट में बहुत कंपटीशन है अली, और आपका जो ब्रांड है, आपका काम, इसको स्टैंड आउट करने के लिए वन हैज़ टू वर्क रियली हार्ड। एग्जैक्टली। सो व्हाट डू यू डू अबाउट इट? इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरह अभी हमारा एक स्टार्टअप है, हम इसको हम मार्केट अभी कर रहे हैं कि ताकि ये राइट ऑडियंस, जो टारगेट ऑडियंस है, उस तक जो है ये पहुंचे। तो अभी हमारा जो मेन टारगेट है वो इसको मार्केट करना है, तो हम वो बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं, इसको राइट ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम वक्तन जो है वो एग्जीबिशंस करते हैं, पॉपअप्स जो हैं वो हम लगाते हैं कि ताकि, क्योंकि हमारी यहाँ पर हमारी जो पब्लिक है, जो हमारी आवाम है, उसको थोड़ा सा होता है कि हम कपड़े को देख के ख़रीदें, कपड़े को हम देखें किस तरह का काम है, और वो फिज़िकल एग्जिस्टेंस के ऊपर ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो हमारी कोशिश है कि मार्केटिंग के अंदर, हमारी ये स्ट्रेटजी के अंदर एक प्रॉपर हिस्सा है कि हम इस तरह के एक छोटे छोटे पॉपअप्स जो हैं वो लगाते रहें, और हम उसको जो है वो जब भी हमने पॉपअप लगाना होता है उससे पहले हम उसको अपने पेज के ऊपर मेंशन कर देते हैं कि इस डेट को इस जगह पर हम लगा रहे हैं। तो जो इंटरेस्टेड है वो आके हमारे पास आके हमसे पूछ सकता है, बात कर सकता है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है, इन पर्सन जो है वो परचेज़ कर सकता है। तो अभी हमारा जो है वो काम इसके ऊपर चल रहा है। लवली लवली। इन द एंड रुबाब, आप भी कुछ कहना चाहें फॉर ऑल द विमेन जो घर पे होती हैं, और विद टाइम चूँकि आगे ब्राइडल्स और ये सारा मामला अभी भी चल रहा है और आगे भी सीज़न आएगा, सो क्या इन ट्रेंड है, और व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू आवर ऑडियंस? बस इन ट्रेंड मेकअप यही है कि बी यू, और आप अपने आप को ब्यूटिफाई करें, बट नॉट बाय चेंजिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को एक अच्छी तरह से आपकी स्किन पे आपका फोकस होना चाहिए, और वो सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट पे नहीं होना चाहिए कि मेकअप आर्टिस्ट ने ट्रांसफॉर्म करना है। आपने खुद भी अपनी होम केयर करनी है, आपने अच्छे प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करें, और अपने फेस को कुछ नाइट केयर रूटीन दें, कुछ मॉर्निंग रूटीन दें, और अपने कंसर्न्स को कुछ अब बहुत हद तक आप खुद भी अपने सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मेकअप इज़ जस्ट अ वेरी इजी थिंग जो आप खुद घर में भी कर सकते हैं। बस आपका अच्छा स्किन केयर होना चाहिए, रूटीन अच्छी होनी चाहिए, और ब्राइडल को ख़ास तौर पे मतलब अपनी स्किन के बारे में बहुत कंसर्न होना चाहिए कि मतलब स्किन इज़ नॉट अ वन गो थिंग, मेकअप इज़ नॉट अ सर्जरी, बी रियलिस्टिक विद द मेकअप। अच्छा, ब्राइडल्स मैं एज अ आर्टिस्ट आपसे पूछना चाहूँगी, नॉर्मली जब ब्राइड्स आती हैं, व्हाट डू दे हैव इन देयर माइंड, मतलब वो किस माइंडसेट के साथ अब आती हैं? क्योंकि पहले वाला माइंडसेट आई समहाउ नो कि क्या होता था, हैज़ इट इवॉल्व्ड ओवर टाइम? जी, अब बहुत चेंज हो गया है। मैंने जैसे पहले बोला था कि अब लोगों को बहुत अवेयरनेस आ गई है, मतलब अब लोगों की वो डिमांड्स नहीं होती कि हमें बहुत ज़्यादा चेंज कर दें,
अब लोग कहते हैं कि यार हमारी फाउंडेशन एक फेस पे प्रॉपर लास्टिंग रहनी चाहिए, विच आई गारंटी कि वो रहेगी रात तक, मतलब 12 आवर्स, 13 आवर्स, 14 आवर्स, विच आई अगर आपके अच्छी राइट टेक्निक्स हैं, अगर आपने मतलब राइट स्किन प्रेप किया है और राइट ब्राइड का भी बिफोर मैरिज अच्छा स्किन केयर है, तो मतलब कोई भी उस चीज़ को नहीं कर सकता रिमूव। बाकी ये है कि आई मेकअप में स्मजी आईज बहुत ट्रेंड में है, राइट। न्यूड लिप्स ब्राइड्स बहुत चाह रही हैं कि मतलब हमारी थोड़ी बोल्ड आईज, ग्लोई फेस और न्यूड लिप्स बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइड्स को होता है। और एक ट्रेंड ये भी बहुत ज़्यादा मतलब सबियासाची इंस्पायर्ड लुक भी बड़ा आजकल ब्राइड्स के लिए बहुत ट्रेंडी है। अच्छा, ये तो हम कर रहे हैं मेकअप अप्लाई करने की बात। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू रिमूव योर मेकअप वंस यू आर डन विद योर इवेंट और समथिंग लाइक दैट, वो टेक्निक या मेकअप रिमूव करना प्रॉपरली कितना ज़रूरी है फॉर अ गुड स्किन? देखिए, मेकअप जितना हम करने में टाइम लगाते हैं ना, उसका हाफ ऑफ द टाइम मेकअप उतारने में भी लगा देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इट्स जस्ट अ वर्ड के हाफ ऑफ द टाइम 15-20 मिनट में आपका प्रॉपरली मेकअप रिमूव हो जाता है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ लाइक एक ऑयल बेस्ड क्लिनजर लें, ठीक है। उससे पहले आप अपना सारा मेकअप मेल्ट करें, उसे वाइप करें, देन अगेन कोई भी आप क्लिनजर ले लें, सेरावी ले लें, या जो भी आपके रेंज में है या जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे क्लिनजिंग करें। और लास्टली आप फेस वॉश करके एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं, या जो भी सीरम आपको नीड है वो आप लगाएं। That's a good makeup removal process. परफेक्ट। अली, अभी जो हमने बात की रुबाब से कि लोगों को आइडिया है कि व्हाट डू दे वांट, बिल्कुल स्टाइल में भी कैसा है कि लोगों को आइडिया होता है कि उनको क्या चीज़ सूट कर रही है, उन्हें क्या पहनना है, कौन सी कलर्स जो है उन पे अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी फिजिक से लेकर आपके कट्स तक आपने जो पहनने हैं वो आइडिया होना चाहिए। बिल्कुल, लोगों को इसमें आइडिया बिल्कुल है, लेकिन हमारे यहाँ कि जब कोई नया ट्रेंड आता है ना, तो बस उस ट्रेंड के पीछे लग के ना लोग ये भूल जाते हैं कि आया वो ट्रेंड, वो स्टाइल उनके ऊपर अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। अब जिस तरह भी रिसेंटली हमारे पास एक ईद के ऊपर फर्शी शलवारों का एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया, ठीक है। तो फर्शी शलवार जो है वो एक, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो एक स्पेसिफ़िक जो है वो बॉडी टाइप के लिए थी, ठीक है, जिस तरह एक ये टॉल स्लिम बॉडीज़ के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे सबने उसको कैरी किया और बहुत अच्छे से कैरी किया है यहाँ पर इसको, ठीक है। हर खातून ने जिसने भी पहना उसको कैरी बहुत अच्छे से किया। लेकिन हाँ के कुछ स्टाइल्स होते हैं जो एक फिज़ीक के लिए जो है ना वो बाइस्ड होते हैं। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच अली, बहुत शुक्रिया आपका। रुबाब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई और अपने कपड़ों के हवाले से भी बताई थी। रुबाब ने हमें कुछ मेकअप टिप्स और ट्रेंड्स के हवाले से भी बताया। उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारी ख़वातीन जो इस वक्त घर बैठी होंगी उनके लिए हेल्पफुल होगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते आज हम शहंशाह ज़राफ़त का खिताब पाने वाले जो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब हैं, उनकी 49th डेथ एनिवर्सरी है। उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनके काम के हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।